नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। महामारी के बाद गिरावट जारी, जैसा कि लॉकडाउन जब से लगाया गया है पूरे देश में देखा जा रहा है कि आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। और बात अगर आंकड़ों की हम करें तो पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केसेस सामने आ चुके हैं देश में। हालांकि जो आंकड़े पीक पर पहुंच रहे थे वो अब कम होते देखे जा रहे हैं और 24 घंटे में 3,877 लोगों की संक्रमण से जहां मौत भी हो चुकी है, चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यहां पर भी आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है क्योंकि लॉकडाउन जब से लागू हुआ है, खुद ये यूपी सरकार का भी मानना है और ये आम नागरिकों की ओर से भी देखा जा रहा है कि गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां बढ़ता संक्रमण लोगों की जिंदगी छीन रहा था, तो वहीं जब से लॉकडाउन लगा है, लोग अपने घरों में कैद रहना शुरू हुए हैं। जरूरी सामान के लिए, जरूरी काम के लिए ही घरों से निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ती बरत रहा है। तो ऐसे में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ जहां अस्पतालों और बेड्स की कमी देखी जा रही थी, तो अस्पताल भी बढ़ाए जा रहे हैं अस्थायी रूप से। हालांकि ये कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन बेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, ये भी एक विकट परिस्थिति थी। ऑक्सीजन भी तमाम राज्यों से मंगाई जा रही है, इसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। तो ये देखा जा रहा है कि जो तैयारी अब तक नहीं थी सरकार के सामने, ये एक बड़ी मुश्किल अचानक से आकर के खड़ी हो गई थी। तो अब इन सब मुश्किलों का सामना भी किया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केसेस जहां सामने आए हैं, 24 घंटे में 3,877 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वो भी दिन याद करिए जब 4 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे पिछले 24 घंटे के दौरान और 5 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंचता जा रहा था। मौतों के आंकड़े की भी हम बात कर लेते हैं। बीते दिनों की 4,000, कभी 5,000, देश में 24 घंटे में 5,000 के करीब मौतें हो रही थी, लेकिन अब आंकड़ों में काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है और ये एक तरीके से बड़ी सफलता मानी जाए क्योंकि लॉकडाउन की ओर जहां कदम जैसे जैसे तमाम राज्य सरकारों ने बढ़ाया, स्थिति पहले की तरह धीरे धीरे कंट्रोल में होती हुई दिखाई दी। और ऐसे तमाम बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, टेस्टिंग की प्रक्रिया से लोगों को जोड़ना, स्वास्थ्य विभाग की टीम को जगह जगह पर भेजना, ऐसे तमाम बड़े फैसले। देखिए, स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया था, अब यूपी में कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। तमाम ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश पहले ही लॉकडाउन की तरफ कदम उठा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहले ही लॉकडाउन के कदम उठाया जा चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कमी थी ऑक्सीजन की, उसको भी पूरा करने का प्रयास जारी है। और बात कर ले उत्तर प्रदेश की, जहां पर भी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन अब देखिए, 24 घंटे में 21,331 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये फिलहाल सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। 24 घंटे के दौरान का ये आंकड़ा है। और वहीं 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 29,709 दर्ज की गई है। और कोरोना से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। चिंता का विषय है लोगों के लिए। देखिए, जान भी लोगों की जा रही है क्योंकि इस बार जो नया वेरिएंट है, हम बार बार यही बता रहे हैं, नया वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो लोगों की जान पर इस बार भारी पड़ रहा है। लड़ पाना मुश्किल हो जा रहा है कोरोना से। डॉक्टर्स के सामने भी बड़ी चुनौती है। जो दवाइयां पहले कारगर साबित हो रही थी, वो इस बार दवाइयां इन्हीं मरीजों पर फेल साबित होती दिखाई दी, क्योंकि इस बार एक बड़ी चुनौती थी नए वेरिएंट का सामना करना। लेकिन तीसरी लहर जो आने वाली है, उसको देखते हुए पहले ही अब चर्चा होनी शुरू हो गई कि तीसरी लहर जो आ सकती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके लिए पहले से ही तैयारी रखनी है, पहले से ही जो जरूरी काम है उनको पहले से दुरुस्त रखना है, चाहे वो बेड्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो अस्पताल में वेंटिलेटर्स हो, डॉक्टर्स हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और सराहनीय कदम उठाया था। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो एमबीबीएस के ट्रेनी हैं, एमएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग है, उनको अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा और इसके लिए मानदेय भी तय किया गया है। तो क्षमता में कमी ना आए, स्टाफ की क्षमता में कमी ना आए, इस वजह से लोगों को उनके काम के लिए मानदेय भी दिया जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स को मानदेय भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से। तो सभी इस
मुश्किल की घड़ी में मिलकर सामना कर रहे हैं और ऐसे में सहयोग की अपील भी की जा रही है आम जनता से। जब तक आम जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक ये मुश्किल की घड़ी खत्म नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से नहीं खत्म हो सकती। आप पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते। सरकार क्योंकि तमाम वो कोशिश कर रही है जो बड़े स्तर पर करनी चाहिए, लेकिन बात जब आती है प्रशासनिक स्तर पर, बात जब आती है आम नागरिकों पर, तो यहां पर आकर सारी जिम्मेदारी तय होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात, किस तरीके से काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, किस तरीके से काम कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, ये भी ध्यान देना होगा। अगर आपके भी जिले में इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात, आप खुद में कितनी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्योंकि कई जगह रिपोर्ट्स के दौरान हमने अपने दर्शकों तक ये भी पहुंचाया कि चाहे वो सहारनपुर हो, बस्ती हो, जालौन हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर लोग अभी भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को यूं ही सड़कों पर घूमते देखा जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है, मास्क किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। जब जुर्माना बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है, दोबारा पकड़े गए तो 10 गुना जुर्माना आपको चुकाना होगा और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया तो भी चालान काटा जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद पूरे सिस्टम को धता बताते हुए नजर आ रहे कुछ लोग। तो यहां पर लापरवाही की बजाय आप सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात आती है ग्रामीण इलाकों की, क्योंकि जब मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो अब इस वक्त ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण फैल चुका है पंचायत चुनाव के बाद से। और इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां खुद अयोध्या में जाकर यह बात कही थी कि जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से संक्रमण में इजाफा हुआ है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी भेजी जा रही है ताकि टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए और जो भी मरीज है उन्हें समय रहते पहचाना जाए, उनका परीक्षण किया जाए और अगर बहुत ज्यादा गंभीर मरीज है तो उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया जाएगा और जो कम लक्षणों वाले मरीज हैं उनको उनके घर में ही होम क्वारंटीन किया जाएगा, या फिर अगर उनके घर में जगह नहीं है तो अपने साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम लाएगी, उन्हें सेंटर्स में रखा जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम, अभी हमने हाल ही में ये रिपोर्ट दिखाई कि स्वास्थ्य विभाग की टीम एक दिन के लिए गई, उसके बाद दोबारा गई ही नहीं। तो इस तरीके की भी कमियां देखी जाती है, क्योंकि यूपी सरकार तो अपनी तरफ से पहल कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो सिस्टम है वो भी अपने तंत्र को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जहां आम नागरिक पूरी तरीके से इस समय सिस्टम और सरकार पर निर्भर हैं, तो ऐसे में ये ध्यान देने की जरूरत है, जब सरकार हर प्रयास कर रही है तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी मिलकर इस समय लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना से जंग अभी बाकी है और आपको एहतियात बरतनी होगी। हालांकि आंकड़ों में काफी गिरावट दर्ज की गई है पहले से, लेकिन यहां पर लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, जरा से भी ढील देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही ढील और लापरवाही का ही नतीजा था कि इतने ज्यादा आंकड़े तेजी से बढ़ते चले गए और आज ये हालात हैं कि आप खुले में सांस नहीं ले सकते हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जैसा कि बने हुए हैं, आलोक तनेजा हमारे साथ सहारनपुर से बने हुए हैं, नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूं नरेंद्र के पास। नरेंद्र, कैसा माहौल देखा जा रहा है? लॉकडाउन तो लगा हुआ है, लेकिन कई जगहों की हम तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं कि लापरवाही बरतने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, गिरावट दर्ज की गई है यूपी में फिलहाल कोरोना के आंकड़ों में, लेकिन अब फिलहाल क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं? जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा, अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां लोग लापरवाही साफ तौर पे लापरवाही नजर आ रही है। जो मार्केट है, जो मार्केट का जो समय जो सरकार ने 11 बजे तक जो जरूरतमंद दुकानें हैं खोलने का जो समय निर्धारित किया गया है, वहां पे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि बिना मास्क के कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। और आज अगर बात करें, आज गौतम बुद्ध नगर में जो वाइन शॉप थी वो भी खोलने के आदेश दिए गए थे, तो एकदम अचानक से वाइन जो शॉप थी उन पे लोगों की काफी भीड़ हो गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम था उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, बिना मास्क के कुछ लोग खड़े हुए थे। जैसे ही हमारी टीम वहां पे पहुंचती है तो हमारी माइक और कैमरे को देखकर वो सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते और मास्क भी लगाते। तो कहीं ना कहीं लोग गौतम बुद्ध नगर में कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह लोग लापरवाही कर रहे हैं। देर रात्रि, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव
संपन्न हुए हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट भी घोषणा हुई थी। बिल्कुल, जैसा कि नरेंद्र आपने शराब की दुकानों को यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि कई जगह पर इस तरीके की अफवाह भी उड़ती हुई नजर आ रही है कि शराब की दुकानें आज से खोली जा रही है। हालांकि पहले से सिफारिश की जा रही है, राजस्व विभाग भी इस ओर नजर दौड़ा रहा है और ये बात भी पत्र के दौरान लिखी गई है कि 100 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए क्या आदेश दिया जा सकता है सरकार की ओर से? जी मैं बताना चाहूंगा कि आदेश सभी जिलों को देर रात्रि लागू कर दिया गया है। अगर गौतम बुद्ध नगर में 524 दुकानें हैं वो सारी खोल दी गई हैं, शराब की दुकानें, और जो सरकारी कैंटीन है वो सबको बंद करने का आदेश दिया गया है। कोई भी कहीं भी बैठकर शराब नहीं पिएगा, केवल परचेज करेगा और वो सीधा अपने घर पे जाएगा। साथ के साथ जो ठेके संचालक हैं उनको सभी को कोविड गाइडलाइन के नियमों का जो पालन है वो करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, साथ के साथ मास्क जो लगाकर आएगा उसी को आबकारी विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि उसी को शराब दी जाए। और शराब ठेके के बाहर गोले बनाए गए हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में, वहां पे लगातार लोग भीड़ एकत्रित हो रही है। जैसे शराब का ठेका खुलता है, शराब की दुकानें केवल सरकारी शराब की दुकानें ही खोली जाएंगी या फिर सभी शराब की दुकानें खोली जाएंगी? और अगर खोली जाएंगी तो इसके लिए समय क्या निर्धारित किया गया है? देखिए अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि जो गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो आबकारी विभाग ने जो समय निर्धारित करा है वो सुबह 10 बजे से रात्रि 7 बजे तक ये दुकानें खोली जाएंगी। और जो सभी सरकारी दुकानें खोली जाएंगी पूरे गौतम बुद्ध नगर में, 524 दुकानें हैं जो शराब के ठेके हैं गौतम बुद्ध नगर में, वो सभी खोल दिए गए हैं और सुबह 10 बजे से शुरू हो गए हैं और शाम के रात्रि 7 बजे तक ये खुलेंगे। और सभी को निर्देशित किया गया है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करा जाए और साथ के साथ बिना सेल्समैन भी अगर वहां पे खड़े हुए हैं ठेके के अंदर तो वो भी मास्क पहनकर शराब जब ही दें, और अगर किसी ने मास्क नहीं पहन रखा हो उसको शराब ना दें। तो कहीं ना कहीं इस समय आबकारी विभाग भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा। पर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि कल 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था गौतम बुद्ध नगर जिले में, तो लोगों में काफी रोष था क्योंकि काफी लंबी लाइन जिला अस्पताल के बाहर लग चुकी थी। लोगों का नंबर नहीं आया, लोगों को कभी वहां से आदेश दिया गया कि आप बिसरक सीएससी जाएं, दादरी सीएससी जाएं। वो दादरी जैसी पहुंचते तो वहां पे बताते हैं कि आपको नोएडा पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं कल जो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो 18 से प्लस थे जिनको वो टीकाकरण लगना था, पहले गौतम बुद्ध नगर में मीडिया कर्मियों को लगना था, वहाँ कुछ मीडिया कर्मियों को टीकाकरण हुआ है, बाकी जो फील्ड में रहते हैं उनको टीकाकरण नहीं हुआ। तो उसके चलते जो रिपोर्टर्स हैं गौतम बुद्ध नगर के उनमें काफी रोष है। तो पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने उसी का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी है और जो फील्ड में रिपोर्टर्स रहते हैं उनके टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो उसकी बड़ी लापरवाही गौतम बुद्ध नगर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी चलिए सहारनपुर की ओर रुख करते हैं, जहां पर आलोक तनेजा हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आलोक, आपके सामने वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे आपके जरिए, और आपने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं और बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। फिलहाल आज के क्या हालात हैं? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर की स्थिति के बारे में आपको बताऊं। सहारनपुर में लगातार जस की तस स्थिति बनी हुई है। मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें किसी भी तरीके की पुलिस की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। मैं इस समय आपको बताऊं, इस समय लॉकडाउन में जो आवश्यक वस्तुएं खरीदी जानी है उनके लिए ही छूट है, लेकिन अकारण लोग घूम रहे हैं। मैं आप पीछे देख भी रहे होंगे मेरे कि किस तरीके से लोगों का मूवमेंट लगातार जारी है। इस तरीके से जब तक पुलिस प्रशासन मुख्य मार्गों से हटकर इंटीरियर में जाकर गश्त नहीं करेगा, नहीं रोके टोकेगा, तो कोरोना की चेन को ब्रेक कर पाना मुश्किल हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग के लिए और सरकार के लिए। सहारनपुर चिंता का विषय बना हुआ है। सहारनपुर में एक्टिव केसेस की संख्या 7500 से पार कर गई है, जबकि यहां पर 860 नए मामले आए। लगातार मामले बढ़ रहे, लेकिन सुखद बात यह भी हुई है कि यहाँ पर रिकवरी रेट थोड़ा ठीक हुआ है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड भी हुए हैं, लेकिन जो रिकवर्ड हुए हैं वो लोग रिकवर्ड हो रहे हैं जो आइसोलेशन घरों में आइसोलेट हो रहे हैं घरों में। यहाँ पे सहारनपुर की मैं स्थिति बताना चाहूंगा। जो देहात के क्षेत्र हैं, देहात के क्षेत्र में गंगो, सढौली कदीम, नागल, ये ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों के लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी नाराजगी जाहिर की है। वर्चुअल संवाद में जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको हड़काया, बहुत टाइट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो होम आइसोलेटेड लोग हैं
उनके घरों में मेडिकल किट नहीं पहुंच पा रही है। इस बात को लेकर सीएम ने खुद इस पर बहुत नाराजगी जताई है। स्थिति यहाँ पर बहुत बद से बदतर बनी हुई है, लोग मान नहीं रहे, लोग जागरूक नहीं हो रहे, पुलिस की सक्रियता मुख्य मार्गों पे है, मुख्य मार्गों से हटकर कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ये अहम जानकारी दी है आलोक की मेडिकल किट लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही है, नाराजगी भी योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की है। क्या इसके बाद इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, प्रशासनिक स्थिति में आपको बताऊं कि प्रशासनिक स्थिति जो कागजों की आंकड़ेबाजी है वो अलग है और जमीनी हकीकत कुछ अलग है। यहाँ पर सहारनपुर का जो गंगो ब्लॉक है, गंगो बहुत बड़ा ब्लॉक है, वहां पर स्थिति आज भी वैसी ही देखी जा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। जो हॉट स्पॉट एरिया है, हॉट स्पॉट एरिया में सिर्फ एक गली को 2 मकानों को लगाकर बल्लियां लगा दी जाती है और उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन उन बल्लियों के बीच में से आवागमन लगातार जारी है। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ के प्रशासन ने जो शिक्षक हैं, जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक हैं, ऐसे 25 शिक्षकों को सहारनपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी दी है। यानी कि उनके अंडर में नगर स्वास्थ्य विभाग जो है, नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है वो काम करेगा। आज से प्रणाली लागू की है, आगे देखना है कि क्या होता है, लेकिन प्रशासनिक जो दक्षता है, प्रशासनिक सिस्टम है। मजिस्ट्रेट की तैनाती के आदेश पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए थे, तो किस तरीके से काम चल रहा है? इन सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो तैनाती की गई है, क्या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? क्योंकि अगर जरा सी भी लापरवाही की गई, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कह दी थी कि इसकी जिम्मेदारी फिर डीएम की होगी, सीएमओ की होगी, उनको जवाब देना होगा। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रणाली आज से ही सहारनपुर में लागू हुई है और उनको ये कहा गया है कि जो हॉट स्पॉट एरिया है, उन हॉट स्पॉट एरिया में उस जगह पर रहने वाले लोगों के सामान की, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति भी यही सेक्टर मजिस्ट्रेटों के माध्यम से होगी। लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेटों में कहीं ना कहीं शिक्षक से सेक्टर मजिस्ट्रेट जो बनाए गए हैं, उनमें यह रोष देखने को मिल रहा है कि जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 करके सेक्टर हैं नगर निगम के, तो एक सेक्टर मान लो यहां पर है तो 2 नंबर सेक्टर जो है वो कई किलोमीटर दूर पड़ता है। इस तरीके से उनमें ये आक्रोश भी देखा जा रहा है। उनका कहना ये कि इस तरीके से हम सारा के दिन भागते रहेंगे, सिस्टम को कैसे फॉलो कर पाएंगे, हमारा तो सारा दिन भागने दौड़ने में लग जाएगा। उन्होंने ये मांग करी है कि जो जुड़े हुए सेक्टर हैं, आपस में जुड़े हुए सेक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाए। और पूरी तरीके से आप देखना यह है कि आज से लागू है, आज शाम तक इस बात की स्थिति बाहर निकल के आएगी कि सेक्टर मजिस्ट्रेट से जो हॉट स्पॉट एरिया है वहां मूवमेंट अब भी जारी है या वहां पर उनको आवश्यक वस्तु की चीजें वहां पर मिलनी मुहैया होनी शुरू हो गई है। देखिए, कोई भी आलोक अगर प्रणाली लागू भी होती है तो करीब 2 से 3 दिन का वक्त लगता है रिजल्ट आने में कि किस तरीके से वहां पर ये अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या आ रहा है। और दूसरी बात देखा यह भी जा रहा है कि लोग बड़े स्तर पर लापरवाही भी बरत रहे हैं, जैसा कि आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं। क्या अभी भी वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, चालान नहीं काटे जा रहे हैं? देखिए अंजलि, मैं शुरू से एक बात को बहुत मजबूती से बता रहा हूं, लगातार इस बात की और ध्यान आकर्षण करवा रहा हूं, प्राइम न्यूज की तरफ से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का ध्यान आकर्षण भी करा रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है कि जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जब तक आप वहां पर इंटीरियर तक जाकर जो आपकी पुलिस की प्रणाली है, चीता है, लेपर्ड है, 100 डायल है, ये सब लोग जो है संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे और रोके टोकेंगे नहीं, तो लोग घरों के अंदर नहीं जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रही होंगे, पूरे मूवमेंट चल रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आवागमन जारी है। ऐसे में कहीं नहीं लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन का जो घनी आबादी, ये जो संक्रमण की चेन है, ये घनी आबादियों से टूटनी शुरू होगी, मुख्य मार्गों से टूटनी शुरू नहीं होगी। इन सब बातों को कह देना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से मूवमेंट में है, एक्टिव मोड में है, ऐसा भी लग रहा है कि वो 1-2 दिन में सहारनपुर की ओर भी रुख कर सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन जो है सिर्फ कागजी आंकड़ेबाजी में लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी अंजलि। नरेंद्र, वैक्सीनेशन का भी महाअभियान जारी है, वजह क्या मानी जाए? देखिए, लॉकडाउन भी लागू है, वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है, लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए अंजलि, बताना चाहूंगा, गौतम बुद्ध नगर में कोविन पोर्टल ऐप से सभी जो 18 से प्लस थे, सभी ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया था। बीच में कोविन जो पोर्टल था वो हैंग भी हो गया था, बहुतों को ओटीपी भी नहीं आ पाया था। कल जैसे ही अगर वैक्सीनेशन की कल जैसे शुरुआत हुई थी तो काफी लोगों में, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जागरूक है इस समय लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। 18 से प्लस वाले जो है, काफी लंबी कतारें देखने को मिली थी कल गौतम बुद्ध नगर में। जिला अस्पताल, सीएससी, दादरी और जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए हैं, वहां पे लंबी कतारें मिली थी। पर जो लोग थे, जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनमें काफी खुशी थी, पर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी उनमें काफी निराशा थी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो हमें डेट निर्धारित की गई थी, जो हमें टाइम स्लॉट
निर्धारित किया गया था उसमें हमारी वैक्सीन नहीं लगी है, तो उसी के चलते वो काफी निराश थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इस चीज पर ध्यान देना होगा कि वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ जिला है। तो जो लोग हैं, क्योंकि आवाजाही ज्यादा गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली से होती है, तो जो केसेस हैं गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो इस समय स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को वैक्सीनेशन में वैक्सीन करने के लिए मुस्तैदी दिखानी होगी, और जो उनके जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से, उनमें और काफी तेजी लानी होगी। क्योंकि कल जो लोग जिनमें काफी निराशा थी, वो काफी कुछ लोग भावुक भी हुए, क्योंकि 2 से 4-4, 5-5 घंटे वो लाइन में लंबी कतार में खड़े हुए, उसके बाद उनको वहां पे नंबर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखाई दे रही थी। तो इसी के चलते अब जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट आलोक सिंह द्वारा पूरा कमान संभाल ली गई है। अब आज से देखना होगा कि अब जिन लोगों के नंबर जो कल पेंडिंग में रह गए थे, उनका आज सुबह से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, और जिन लोगों को स्लॉट में अब टाइम दिया गया है उसको अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपडेट किया जा रहा है। तो अब धैर्य रखना होगा, पर लोग जागरूक हैं। वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग लंबी कतारों में 4-4, 5-5 घंटे खड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में इस समय लोग बिल्कुल जागरूक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आम नागरिक तो जागरूक यहाँ पर नजर आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन अस्पतालों के आप क्या हालात देख पा रहे हैं, कोविड सेंटर्स के क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए अंजलि, बात कर रहा है कि कोविड सेंटर जैसे सेक्टर 39 कोविड हॉस्पिटल है, इधर जिम्स ग्रेटर नोएडा जो कोविड हॉस्पिटल है वो बना रखा है, शारदा हॉस्पिटल है। तो कई ग्रेटर नोएडा में कई कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। तो वहां पे भी जो स्थिति है, जो पेशेंट्स हैं जिनको एडमिट होना है, ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड की जरूरत है, वो अभी बिल्कुल मारामारी चल रही है गौतम बुद्ध नगर में। अगर किसी को अचानक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ जाती है, तो तमाम कोशिशों के बाद भी आदमी अपनी सिफारिश करता है, तरह तरह की सिफारिश करता है। जब भी आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी जो इंतजाम है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो बिल्कुल कह सकते हैं कि ढीले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो चेयरमैन है, उनका वो भी ग्राउंड में उतरे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा प्राधिकरण द्वारा 50 बेड का ऑक्सीजन अस्थायी हॉस्पिटल अभी तैयार किया गया है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। तो अब जो है, जो बेड की किल्लत है, अभी बेड की किल्लत, आईसीयू बेड की किल्लत साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर की जरूरत है वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी स्वास्थ्य विभाग की साफ तौर पे लापरवाही दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे, और तभी जो जिन लोगों को आईसीयू बेड की जरूरत है वो मुहैया कराई जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि ये तमाम कमियां हैं और इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने के लिए ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के आदेश दिए थे। जैसा कि आलोक हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी है नरेंद्र की, यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है सहारनपुर में, और इस फिलहाल इसके परिणाम आने में तो वक्त लगेगा। लेकिन क्या गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ इस तरीके की प्रणाली लागू की गई है? देखिए अंजलि, बताना चाहूंगा कि जहां गौतम बुद्ध नगर में जो कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, घोषित जो हुए हैं, वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। किसी को अगर सामान की जरूरत है तो वहां पे एक नंबर हर जगह उस पर प्रोवाइड किया गया है। राशन की दुकान का नंबर है, दूध की डेयरी का नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ उनको कॉल करेंगे, और उनके कॉल करने के बाद वो अपना सामान लिखाएंगे, और वो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन जहाँ पे कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग और बल्ली, जो बांस की बल्ली है, उनसे जो उन्होंने लाइन बंद करी गई है, गलियां जो बंद करी गई हैं, वहां पे वो रखेंगे, और उस सामान को पुलिस या सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती है। बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र में अभी प्रशासन का कोई कंटेनमेंट जोन नहीं दिखाई दे रहा। शहर में गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन काफी दिखाई दे रहे हैं, वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं। अगर और ग्रामीण क्षेत्र में अभी एक भी कंटेनमेंट जोन घोषित प्रशासन की नजरों में हो चुके हैं, पर वहां पे कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट की कोई तैनाती नहीं है। तो अभी कल भी तेजपा जो दादरी विधायक हैं और जेवर विधायक है धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने पत्र लिखकर सभी ग्रामों को सैनिटाइज कराने की मांग की गई है, और जो स्वास्थ्य विभाग से ये भी बोला गया है कि लोगों की टेस्टिंग भी करी जाए। जो अभी कुछ दिन 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान चलाया गया था कि गांव गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम टेस्टिंग करेंगी 50-50 लोगों की। तो वो भी कहीं ना कहीं अभी गौतम बुद्ध नगर में ढीला नजर दिखाई दे रहा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब गिरावट देखी जा रही है आंकड़ों में, और इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर
तमाम राज्यों में जिस तरीके की स्थिति जो अभी तक बनी हुई थी लॉकडाउन लगने के बाद, आखिर क्या देखी जा रही है। दूसरी बात, आंकड़ों में जब गिरावट दर्ज की गई है तो कई जगहों पर लापरवाही भी बरती जा रही है। स्वास्थ्य महकमा कहीं पर काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आ रहा है तो कहीं पर लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं आंकड़ों का क्या है हाल, कुल टीकाकरण कितना हुआ है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, कुल कोरोना मामले कितने हैं, कुल डिस्चार्ज हो चुके लोगों की संख्या कितनी है। तो समझिए ग्राफिक्स के जरिए कुल मौतों का आंकड़ा कितना है, एक्टिव केसेस कितने हैं। तो 17 करोड़ 27 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है, यानी कि समझा जा सकता है कि लोगों को वैक्सीन से कितना ज्यादा जोड़ा जा रहा है और लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा जागरूकता देखी जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि इस वक्त इस महामारी के दौरान एकमात्र यही उपाय है कि अपना खुद का बचाव रखिए। आप एक तरफ मास्क एक हथियार के रूप में हमने 2020 में जब देखा था कि मास्क ही हमारे पास एकमात्र हथियार था, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हमारे पास यही हथियार थे कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन इस बार हमारे पास वैक्सीन भी एक बहुत बड़ा हथियार है, प्लाज्मा थेरेपी भी। याद करिए वो वक्त भी जब प्लाज्मा थेरेपी और तमाम तरीके अपनाए गए थे लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन इस बार तमाम ऐसे उपाय हैं जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए पहले से वैज्ञानिक ना तो तैयार थे, ना तो पहले से डॉक्टर्स तैयार थे, ना तो केंद्र सरकार तैयार थी। सरकार की भी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, क्योंकि किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी कि जो दूसरी लहर होगी वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में जब दूसरी लहर आई तो अब लोगों ने धीरे धीरे समझना भी शुरू कर दिया है। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी समझना शुरू कर दिया है कि तीसरी लहर आए इससे पहले पहले पूरी तैयारी करनी है, ताकि इसका असर अब बच्चों पर ना पड़े। क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में जानकारी जुटा चुके हैं और ये जानकारी सबके सामने रखी जा रही है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। और इसी को देखते हुए देखिए अमेरिका में जो फाइजर वैक्सीन है वो अब टीनेजर्स को दिए जाने का ऐलान भी कर दिया है जो बाइडेन ने। तो पहले ही ये तमाम तैयारियां अमेरिका में जहां देखी जा रही हैं पूरी तरीके से, तो खास तौर पर जो नया वेरिएंट आता है वो पहले विदेशों में ही आता है, उसके बाद भारत में धीरे धीरे कर फैलना शुरू हो जाता है। अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात करें, जो कोरोना का दूसरा वेरिएंट सामने आया वो सबसे पहले देखा गया कि ब्रिटेन में, यूरोप में फैलता हुआ नजर आया था। उसके बाद धीरे धीरे कर भारत में भी इस नए वेरिएंट की एंट्री हुई और उसके बाद खतरनाक हालात आपने खुद ही देखे, लोगों की जान जाती चली गई। और इसके बाद अब तमाम एहतियात भी बढ़ती जा रही है, तमाम युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं और बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों की समय रहते जान बचाई जा सके। और इसी के चलते वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन से लोगों को जोड़ा जा रहा है, टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को होम क्वारंटीन रहने के बारे में सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि अगर आपको हल्के फुल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो आप अपनी टेस्टिंग के बाद खुद को होम आइसोलेट कर सकते हैं आपको, ताकि अस्पताल की ओर रुख ना करना पड़े और समय रहते आप अपना इलाज करवा लें। क्योंकि अगर आप अपने लक्षणों को समय रहते पहचान लेते हैं, टेस्टिंग करा लेते हैं, तो आप समय रहते इलाज भी पा सकते हैं और अपनी जान भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर हालात बहुत ज़्यादा गंभीर होते चले गए तो ऐसे में वो तमाम समस्याएं जिनका आपको भी सामना करना पड़ सकता है, जिस परिस्थिति से इस वक्त हर आम नागरिक लगभग जूझ रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें आप देख ही सकते हैं, अस्पतालों के अंदर भी, क्योंकि देखिए अस्पतालों में पहले ही तमाम अन्य भी मरीज हैं, अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं मरीज, चाहे वो हार्ट अटैक हो या फिर शुगर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, ऐसे तमाम मरीज हैं जिनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत है। और इसके अलावा अब कोरोना संक्रमण भी जैसा कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के सामने देखिए एक बड़ी चुनौती है, एक साथ डॉक्टर्स की टीम हर जगह नहीं मौजूद हो सकती। तो हालांकि ये कोशिशें भी जारी हैं ताकि लोगों की जान समय रहते बचाई जा सके।
तो ये आपको भी समझना होगा कि हालात इस समय गंभीर हैं और इन गंभीर हालातों का सभी को मिलकर सामना करना होगा। और ये फिलहाल हम आपको देश के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है आंकड़ों का हाल, ये भी हम आपको बता देते हैं। आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 21,331 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 278 मौत हुई है। 24 घंटे में 29,709 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन कोरोना से अब तक लोगों ने जान काफी ज्यादा गंवा दी है। 15,742 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और देखिए, इस बीच डीआरडीओ का बहुत बड़ी मदद देखी जा सकती है डीआरडीओ की तरफ से। दूसरी बात, अगर बात की जाए 2DG की, तो 2DG को भी डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है और WHO ने यूपी सरकार के प्रयासों को सराहा है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। कोरोना को रोकने के लिए गांव-गांव की टेस्टिंग पर तारीफ की है WHO ने। यूपी सरकार ने जो घर घर चलाया है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का अभियान, उसकी तारीफ की है, सराहा है WHO ने। घर घर के अभियान को लेकर WHO ने ट्वीट किया है। मॉनिटरिंग टीमों ने 97,941 गांवों में जाकर टेस्टिंग की है, तो पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आइसोलेट कराया है। WHO ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। घरों में आइसोलेट मरीजों को उपलब्ध कराई गई हैं दवाइयां और दवाइयों के किट। बिना लक्षण वाले मरीजों को वैक्सीन दी जा रही है। WHO ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और यूपी सरकार की इस पहल को सराहा है। WHO ने 230 गांवों तक ये स्वास्थ्य विभाग की टीम जो पहुंच रही है यूपी सरकार के आदेशों के बाद, उसको WHO ने काफी ज्यादा सराहा है और इस टेस्टिंग पर तारीफ भी की है। गांव-गांव जाकर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम टेस्टिंग कर रही है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी WHO ने खुद तारीफ की है। तो घर घर तक ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी WHO ने तारीफ की है। मॉनिटरिंग टीमों ने 97,941 गांवों में जाकर टेस्टिंग की है। तो पॉजिटिव आने वाले मरीजों को दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है, आइसोलेट कराया जा रहा है मरीजों को। साथ ही साथ जो गंभीर लक्षण वाले मरीजों ने भर्ती भी किया जा रहा है और बिना लक्षण वाले मरीजों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो 230 मिलियन लोगों से संपर्क किया है यूपी सरकार ने गांवों में और WHO ने यूपी सरकार के प्रयासों की काफी ज्यादा सराहना की है। तो महामारी के बाद जहां गिरावट जारी है, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। जहां 30-35 हजार ये आंकड़ा छू रहा था, तो वहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 से 60 केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। 21,000 के पार। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी बना हुआ है, लेकिन केसेस में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तो और जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं, उनको वैक्सीन दी जा रही है, उनको वैक्सीनेशन से जोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से आंकड़ों में जहां कमी देखी गई है, तो वहीं WHO ने यूपी सरकार के प्रयासों को भी सराहा है और गांव-गांव जो टेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है, उसको भी सराहा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के जेलों से रिहा होंगे कैदी। विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर रिहाई मिलेगी। सिर्फ 7 साल तक की सजा वाले कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा और 7 साल तक की सजा वाले सिद्ध दोष कैदियों को कमेटी की संतुष्टि पर रिहाई मिलेगी। हाईकोर्ट के जजों की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी पैरोल पर विचार भी करेगी। तो जिलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की जेलों से रिहा होंगे तमाम कैदी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये बड़ा फैसला। विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर रिहाई मिलेगी और सिर्फ 7 साल तक की सजा वाले कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। 7 साल तक की सजा वाले सिद्ध दोष कैदियों को कमेटी की संतुष्टि पर रिहाई मिलेगी और हाई कोर्ट के जजों की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी पैरोल पर विचार करेगी। तो जिलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण भी अब कैदियों में पहुंच चुका था, उसको देखते हुए भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर रिहाई मिलेगी।
और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जिलों से, तमाम अपडेट के पास। चलते हैं उनके साथ और जानते हैं कि क्या है जिलों का हाल, और साथ ही साथ जो अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं अपने संवाददाताओं से। तो रुक करते हैं अपने संवाददाताओं की ओर। अशोक कुमार हमारे साथ बुलंदशहर से, अशोक तनीजा हमारे साथ सहारनपुर से, और जालौन से हमारे साथ जितेंद्र सोनी हैं। बुलंदशहर में क्या तस्वीरें देखी जा रही है अशोक, क्योंकि अभी तक जो हम अपडेट दे रहे थे वो गौतम बुद्ध नगर की थी और सहारनपुर की थी। फिलहाल आपके पास बुलंदशहर से क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि लगातार बुलंदशहर के ग्राफ अब तेजी से नीचे घटता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार कल की बात करिए 24 घंटे में करीबन 248 केसेस निकल कर आए थे। हाल ही में इस पहले हफ्ते की बात की तो करीबन 700 के केसेस निकल कर आए थे। कहीं ना कहीं अब जो लॉकडाउन का जो पालन किया जा रहा था सख्ती की तरह, उसका पूरी तरीके से अब सफलता की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी बता रहे थे अब AWHO ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सराहना करी थी। गाँव टेस्टिंग के लिए जो प्रक्रिया थी वो बुलंदशहर के प्रत्येक गाँव में पहुंचने शुरू हो गई है। फिलहाल गांव की जो बात की जाए तो गांव में जो कोरोना संक्रमित है उनकी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा था, जिसके चलते DM और CMO बड़ी चिंताजनक करी और स्वास्थ्य विभाग की करीबन दर्जन से ज्यादा टीम लगाई गई और टीम लगाने के बाद में वहां से टेस्टिंग कराई गई है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। अब ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ लगातार इस 2 दिन में लगातार नीचे ग्राफ गिरा है। 248 केसेस निकल गए हैं। जो पिछले हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 800-900 केसेस पहुंच चुके थे, जिसके चलते अब गिरावट निकल कर आ रही है। अब जो लॉकडाउन की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरीके से सख्ती का पालन करा रही है। वहीं जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है 8 से 11 बजे तक जो दूध, दही और अन्य दुकानों को खोलने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए उनका भी पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दिए थे, उनका पालन SSP और DM करा रहे हैं। और थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया है जो सख्ती से साथ में पालन कराएं, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके भी साथ में कानूनी कार्रवाई की जाए। अब वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से चालू हो गई है, परंतु बुलंदशहर वो जनपद में कैटेगरी में नहीं आया। 18 साल से जो आना चाहिए था, 18 से 44 साल के जो वैक्सीन कैरियर जो लगनी थी वो अभी कैटेगरी में नहीं आया, परंतु जो वैक्सीन 45 से 60 के बीच में लग रही थी उनकी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा टेस्टिंग चल रही है। और टेस्टिंग होने के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर पूरी तरीके से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। हाल ही की अब बात कराई जाए तो बुलंदशहर के जो आंकड़े हैं, आंकड़े में बिल्कुल तब्दील हुए हैं। जो मृत्यु दर था करीबन एक हफ्ते में 8 से पर डे के करीबन 3 से 4 की कैजुअलिटी हो रही थी। कैजुअलिटी में भी काफी सुधार हुआ बुलंदशहर में। अब देखा जाए तो बुलंदशहर की कल 24 घंटे की अपडेट में आपको बता दूं 2 कैजुअलिटी हुई है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। कैजुअलिटी को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश जिस तरीके से DM और SSP ने दिए उनका भी पूरी तरीके से कामयाबी हो रही है। अब देखना होगा जिस तरीके से एक आदेश भी जारी हुआ था उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जो शव है उनका निःशुल्क उनका अंतिम संस्कार होगा, वो भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। जिसमें भी गंगा घाट बुलंदशहर में है वहाँ पूरी तरीके से थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि दिन में करीबन 4 से 5 वहाँ पेट्रोलियम करें और पूरी तरीके से जायजा लगे। जो अवैध वसूली करते हैं, जैसे लकड़ी हुई, तमाम जितनी भी सामग्री दी जाती है अंतिम संस्कार में, उनको डबल कालाबाजारी करता है तो उसका सख्त से सख्त पालन किया है। जी अंजलि। दूसरी तरफ जितेंद्र, जालौन से फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कोरोना के केसेस में फिलहाल जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, मौजूदा तस्वीरें क्या? जी अंजलि, बता दूं कि जालौन में जो कोरोना का संक्रमण है उसका ग्राफ कहीं ना कहीं घट रहा है। कल 2 मौतों के साथ 305 नए मामले सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रक्रिया है गाँव टेस्टिंग की, वो जालौन में साफ तौर पर देखी जा रही है। जालौन का जो जिला प्रशासन है वो गांव में लगातार टेस्टिंग अभियान चला रहा है, जिससे जो भी संक्रमित मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर सतर्क है, लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जो भी 18 प्लस हैं या 45 प्लस ऊपर तो वो वैक्सीन लगवाएं। तो जालौन के अंदर लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और जो सरकार का आदेश है। जितेंद्र, ये तो बात हुई वैक्सीन की, देखिए टेस्टिंग की भी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने पहले ही आदेश दिया कि 5 मई से 9 मई तक अभियान टेस्टिंग का चलाया जाएगा। क्या गांव-गांव में टेस्टिंग की प्रक्रिया जो तेजी से देखी जा रही थी उसके बाद कुछ परिवर्तन देखा गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने जो गाँव टेस्टिंग को लेकर आदेश दिया उसका जालौन में जिला प्रशासन लगातार पालन करा रहा है। और जिला प्रशासन द्वारा हर गांव स्तर पर जो कोरोना की टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं की जा रही है और लगातार ग्रामीण स्तर पर मरीज भी निकलकर सामने आ रहे हैं।
तो प्रशासन हर वो पूरी कोशिश कर रहा है जिससे जो भी कोरोना मरीज निकल रहे हैं उनको भर्ती कराया जा सके, जो कोरोना की संक्रमण की चैन है वो कहीं ना कहीं टूट सके। साथ ही अंजलि बता दूं कि जालौन में जो कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 10,019 पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो एक्टिव केस है वो 1,565 है। साथ ही जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रहा है। 8,305 व्यक्ति ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो जनपद में मौतों का आंकड़ा है वो 149 तक पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन हर वो पूरी कोशिश कर रहा है जिससे संक्रमण की चेन टूट सके। हम अगर लॉकडाउन की जालौन में बात करें तो लॉकडाउन का असर भी जालौन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने अभी तक नहीं देखा इतना कि जितना पुलिस लॉकडाउन में चालान कर रही है, जितना सतर्क नजर आ रही है वो कभी नहीं देखा। लगातार पुलिस द्वारा हर चौराहा स्तर पर जो भी बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, जो भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। उनसे सख्ती के साथ अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें। यानी कि जिला प्रशासन हर वो पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो नगर पालिका प्रशासन है और जिला प्रशासन द्वारा दोनों की ओर से जो फॉगिंग मशीन है वो काम के समय लगातार की जाती है। जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी अब ग्रामीण स्थानों में देखने को मिल रहा है। तो जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जो संक्रमण की चेन है उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। चलिए आलोक, जैसा कि अभी हाल ही में हमने ये जानकारी अपने दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाई है कि WHO ने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार के कदमों की सराहना की है, खासकर कि जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, गांवों में जाकर टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, उसकी काफी ज्यादा सराहना की है यूपी सरकार की WHO ने। फिलहाल टेस्टिंग के बाद क्या देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ टेस्टिंग, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन और तीसरी तरफ सबसे बड़ी बात लॉकडाउन। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूला मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, ट्रिपल टी का, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीट, इसका जो फॉर्मूला है इस पे गांव-गांव जाकर लगातार टीमें काम कर रही हैं। और ये जो टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग हो रही है, जो लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, ये इसीलिए बढ़ रही है कि टेस्टिंग बहुत तेजी से हो रही है। तो टेस्टिंग होगी तो संख्या में बढ़ोतरी होगी ही। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने खुद सहारनपुर के 4 ब्लॉकों के लिए सहारनपुर के अधिकारियों की पूरी क्लास ली है, जिसमें गंगो है, कढोली कदीम है, देवबंद है और नागल है। इन 4 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री ने सख्त किया और ये कहा है कि उन तक ये फीडबैक पहुंच रहा है कि लोगों को, जो होम आइसोलेट लोग हैं, उन तक मेडिसिन किट नहीं पहुंच रही है। तो ये तो ठीक है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो बड़े पैमाने पर हो रही है, टीमें जा रही हैं, टीमें वर्क कर रही हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक में 200 से ज्यादा टीमें लगाई गई है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके सहारनपुर में हो रहा है। लेकिन जो होम आइसोलेट लोग हैं उन तक किट का जाना भी जरूरी है। जी दूसरी बात देखिए, जैसा कि टेस्टिंग और तमाम ऐसी सुख सुविधाओं को यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। अब ऐसे में जब लॉकडाउन लागू है आलोक, तो आम जनता किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रही है, क्योंकि कई दुकानें भी बंद हैं, ऐसे में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हुई हैं। ऐसे में क्या देखा जा रहा है, क्या बाजारों में भीड़ देखी जा रही है या फिर लोगों में इतनी जागरूकता है कि बाजारों में भीड़ ना लगाएं? देखिए, सुबह के टाइम में जब सब्जी मंडी खुलती है और किराना की दुकानें खुलती हैं, जो सब्जी मंडी खुलती है तो वहां पर भीड़ 2 तरीके की बढ़ती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये सोच कर जाते हैं कि वो 5-7 दिन का सब्जी और फल फ्रूट खरीद के रख ले। ऐसे भी लोगों की एंट्री सब्जी मंडी में हो जाती है। और बहुत सारे लोग, जो मुख्यतः मेजोरिटी के लोग हैं, वो रेहड़ी पटरी पर जो फल सब्जी और लगाते हैं वो पहुंचते हैं। और इन सब से वहां पर भीड़ तो बढ़ती है। यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा वहां सख्ती की गई है। एक दिन वहां पर लाठीचार्ज की स्थिति भी आ गई थी और वहां पर सख्ती की गई है। बाहर फिर गेट कराया गया है। भीड़ तो निश्चित तौर पर जिस समय लॉकडाउन की अवधि इस समय के लिए खुलती है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग बाहर निकले, तो उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी टूट जाती है और बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी देखे गए हैं।
पुलिस की सक्रियता है, शक्ति है, उसको मना नहीं किया जा सकता कि पुलिस सक्रिय नहीं है, लेकिन जिन जिन पॉइंट पर पुलिस के सिस्टम को सक्रिय होना चाहिए, मैं लगातार इस बात प्राइम न्यूज की तरफ से मैं लगातार इस बात का ध्यान आकर्षण करवा रहा हूं कि जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जब तक पुलिस का पिकेट का सिस्टम वहां नहीं पहुंचेगा, जब तक लोग घरों में नहीं रहेंगे। गांव देहातों की भी यही स्थिति है, गांव देहातों में लोग चौपालों पर इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इससे जो मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपेक्षाएं हैं, वो जल्द से जल्द जो है उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से स्वस्थ वातावरण देना चाहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। जी अंजलि, बिल्कुल। अशोक, क्या जिस तरीके से आलोक सहारनपुर की तस्वीरें बयां कर रहे हैं, क्या बुलंदशहर में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है या फिर इससे अलग है माहौल बुलंदशहर में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह के हमारे सहयोगी आलोक ने बताया कि वहाँ की सख्ती का पालन कराना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में सख्ती का पालन होना चाहिए। बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर काफी बड़ा जनपद है, करीबन 1200 से 1300 गांव बुलंदशहर में पड़ते हैं। करीबन उनमें से 800 गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और चपेट में आने से एक एक गांव में 44 कोरोना पॉजिटिव एक एक मोहल्ले से निकल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हाई अलर्ट रखा गया है। हाई अलर्ट इस कदर रखा गया कि गांव में जाएं, टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के बाद में जो सुनिश्चित हो वेंटिलेटर की जरूरत है पेशेंट को तो वो दिलाएं, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं, अच्छा होम क्वारंटाइन की व्यवस्था तो वो कराएं। वहीं पुलिस की बात की जाए तो पुलिस में भी पुलिस की तरफ से भी पूरी तरीके से गांव में जाकर अपना शाम के टाइम में और दोपहर के टाइम में पेट्रोलियम करती है, लोगों से अपील करती है। अशोक, एक बार और देखने वाली ये है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं वहां पर दवाइयों की भी होम डिलीवरी के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे, साथ ही साथ जो भी जरूरी वस्तुएं हैं या फिर राशन है उसके लिए भी होम डिलीवरी के आदेश दिए गए थे। क्या ये कारगर सिद्ध साबित हो रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि होम डिलीवरी जैसी कोई सुविधा बुलंदशहर में अभी तक दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान खुलती है। जिसे भी जरूरत पड़ती है कि वो राशन का इसमें भी व्यवस्था कर ले, ताकि क्योंकि गांव हो शहर हो तमाम दुकान है, दुकानों पर सोशल डिस्टेंस के साथ में वो अपना सामग्री ले आता है। अब देखना यह होगा कि जिस कदर लॉकडाउन की प्रक्रिया आगे तक बढ़ती नजर आ रही है तो वो सुविधा 2 से 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि चैन को तोड़ना, कोरोना को तोड़ना है, कोरोना को तोड़ना तो होम डिलीवरी की व्यवस्था कराई जाएगी। परंतु अभी भी बहुत चीज ऐसी है जो घर के लिए जो व्यवस्था के लिए बहुत चीज होती है, जैसे कपड़े लत्ते तमाम चीज की व्यवस्था होती है, वो भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अभी तो खाना पीने के लिए ही व्यवस्था को ध्यान रखा गया है। 8 से 11 के बीच में, फिर 4 बजे से 6 बजे तक ये दुकान खोलने के लिए व्यवस्था करी गई है। परंतु सोशल डिस्टेंस का जिस कदर है, कहीं कहीं कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंस का एरिया धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वहाँ पुलिस जाती है, जब वहाँ को फिर सख्ती का पालन कराती है। अब हाल ही में आज का मैं अपडेट बता दूं, काफी दिन में बैंक खुले गए हैं। बैंकों के बाहर की नजारा में बताऊं तो बैंक के बाहर की जो भीड़ है वो काफी भीड़ जुट रही है, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंस के लिए पुलिस कर्मी तैनात करना था उन्होंने, या होमगार्ड तैनात करना था, क्योंकि बैंक करीबन 4 से 1 हफ्ते बाद बैंक खुले हैं। जो पैसे की जो किल्लत है परिवार को, वो भी पैसे की व्यवस्था भी करनी है, एटीएम में पैसे भी नहीं है, तो सबकी चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि खुद मॉनिटरिंग करें एसएसपी और डीएम ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जाकर खुद पेट्रोलियम करें, ताकि कोरोना की चैन तोड़ना बहुत जल्दी होगा। कि कोरोना की चैन तोड़ेगी तभी जिंदगी जी सकते हैं आम जनता। क्योंकि तीसरी लहर, आप बता रहे कि तीसरी लहर बिल्कुल कगार पे है। तीसरी लहर आगे तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा, और दूसरी लहर में तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन तमाम दवा की व्यवस्था ठीक से नहीं मिल पा रही है। कई कई जनपद में ऐसा भी हो रहा है। बुलंदशहर की मैं आपको बता दूं, जिलाध्यक्ष बीजेपी के जिलाध्यक्ष के भाई को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आप देख सकते हैं कि सरकार के मुनिंदे, सरकार के लिए काम करने वाले मुनिंदों को भी ऑक्सीजन की किल्लत है, तो आम जनता के लिए कैसे व्यवस्था हो पाएगी। तो बहुत चीजों को ध्यान करना पड़ेगा और व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, और धीरे धीरे व्यवस्था सुधरेगी तो जो मजदूर हैं वो भी पलायन कर चुके हैं, उनके लिए रोजगार भी नहीं है, तो उनको भी ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश तो सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कई जनपद का दौरा कर रहे हैं। अभी भी हाल ही में भी कल भी दौरा करा था, और बरेली में जाकर ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करा था। हकीकत जानना चाहते हैं कि हकीकत जानेंगे
सभी जो प्रशासन के अधिकारी लेकिन ऐसा होते देखिए, हैं एक कि तो बड़ी बात यह है अशोक, आपने जैसा कि बात कही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं हकीकत जानने के लिए, लेकिन जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की खबर सामने आती है हकीकत तो दिखाई ही नहीं जाती होगी। तमाम जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी अपने काम पर लग जाते हैं, दुरुस्त पूरी व्यवस्थाएं नजर आती हैं, उनको हकीकत देखने ही नहीं दी जाती है, छिपा ली जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली में पहुंचे थे हकीकत देखने के लिए, हकीकत दिखाने की कोशिश की जाती तो उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता, क्योंकि तमाम जितने हैं कि ग्राउंड जीरो पर अधिकारी पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जनता को सुरक्षित रखना है, वैक्सीन भी पूरी करानी है, वैक्सीनेशन भी पूरी करानी है और कोरोना की चैन भी तोड़ना है, तो सख्ती का पालन कराना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया कि जिम्मेदारी अब थाने प्रभारी और डीएम की होगी, सख्ती का पालन नहीं कराया गया तो उन पर ही कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कोरोना काल की मैं आपको बता दूं, डीएम पूरी तरीके से मुस्तैद हमारे बुलंदशहर के रविंद्र कुमार, कोविड हॉस्पिटल हो, नॉन कोविड हॉस्पिटल हो, खुद औचक निरीक्षक करते हैं। हाल ही का मैं अब रात का अपडेट आपको बता दूं कि खुद डीएम और एसएसपी सिविल वर्दी में और प्राइवेट गाड़ी से औचक निरीक्षक करने पहुंचकर, क्योंकि हालात का जायजा लेने के लिए, क्योंकि उनको भी आउटपुट मिलने थे, क्योंकि कोरोना की जो कोविड के जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा और सख्ती के साथ में पालन करे। और दो पुलिस कर्मी पे भी गाज गिरी, उनमें गाज गिरने के बाद में कार्रवाई भी हुई। अब देखना होगा, क्योंकि बुलंदशहर के एसएसपी अभी कोरोना से पीड़ित थे, करीबन 15 दिन बाद वो अपने ड्यूटी पर लौटे हैं, उनको भी विशेष तरीके का ध्यान रखा जा रहा है। थाना प्रभारियों को कह दिया है कि कुछ सख्ती से पालन कराएं और जनता के साथ में व्यवहार ठीक रखें, और जो मास्क लगा के भी नहीं आ रहा उनको चेतावनी दे, खुद मास्क बांटे, क्योंकि उनको एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है, क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसे भी ध्यान रखा जा रहा है बुलंदशहर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली हो, चाहे वो आम जनता की सावधानी और लापरवाही हो, ये हम आपको बता रहे हैं। और तमाम आंकड़ों से भी हमने आपको अवगत इसलिए कराया है ताकि आप समझिए अपने जिले की स्थिति क्या फिलहाल चल रही है। इसीलिए हम आपसे एक बार फिर से यही अपील करेंगे, सावधानी बरतिए और वैक्सीनेशन के लिए आप जागरूक होइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।